हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था का 5वां पार्ट देखेंगे, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 4 ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मुंबई की जनसंख्या इन 4 राज्यों में सबसे अधिक था। 1,63,68,000 जो है वहाँ की जनसंख्या थी। ठीक है। और दूसरे नंबर पर इन 4 राज्यों में कौन सा था? तो दूसरे नंबर पे कलकत्ता था, तीसरे नंबर पे आपका दिल्ली था और चौथे नंबर पे आपका चेन्नई था। इन 4 राज्यों में हम बता रहे हैं। ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका यूपी सबसे पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो एक्वा कल्चर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्वा कल्चर, इसको जो है मत्स्य पालन भी कहते हैं, मत्स्य पालन भी कहते हैं। ठीक है, एक्वा कल्चर को। तो नीली क्रांति जो है संबंधित है वो मत्स्य पालन यानी एक्वा कल्चर से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और फूल उत्पादन, तो ये हो जाता है आपका फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर ये फूल विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। 77 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए जो है सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की है। ठीक है, यह संस्था जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है कृषि, वन, मत्स्य व खनन। द्वितीय में आ जाता है आपका उद्योग, क्षेत्र निर्माण एवं विनिर्माण। और तीसरे में आ जाता है आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक व्यक्तिगत सेवाएं क्षेत्र, ये सभी आते हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए जो है उत्पाद आय तथा जो है व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। ये किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये अवस्थापन के विकास पर जो व्यय होता है, अवस्थापन के विकास पर जो व्यय होता है वो भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है। योजनागत व्यय वास्तव में जो है केंद्रीय योजना का पूरा करने के लिए दी गई बजटरी सहायक को व्यक्त करता है। इसमें जो है राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता भी इसी में सम्मिलित है। जबकि जो ब्याज है, अदायगी है, सब्सिडी है, वेतन है, सुरक्षा है, पेंशन है, ये सभी जो है गैर योजनागत के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो अवस्थापन है ये जो है योजनागत के अंतर्गत आते हैं। और ये सब्सिडी हो गया, ब्याज भुगतान हो गया, प्रतिरक्षा व्यय हो गया, ये गैर योजनागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? पूछा है यहाँ पे। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश, ये भूमंडलीकरण का अस्त्र जो है नहीं होता है। ठीक है। जब नई विकास नीति जो 1991 में निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो है भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण नीति को अपनाया गया था। ठीक है, 1991 में, जिससे जो है भारतीय उत्पादों को विदेशी लाइसेंस प्रणाली में जो है भारी उदारीकरण, उच्चतम सीमा शुल्कों में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह के लिए सुविधाएं दी गई थी। किसके अंतर्गत? भूमंडलीकरण के अंतर्गत। ठीक है। तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो है इसमें इसका अस्त्र यानी इसका उपयोग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश नहीं करता है। बाकी ये जो है आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार है, तो कितना प्रति हजार है? तो ये 940। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात जो है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। ठीक है, अनंतिम जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है 940 माना गया था। ठीक है, उस समय देखा गया था 943। ठीक है, लेकिन लास्ट में जब उसका मतलब अंतिम प्रारूप जारी किया गया था तो उसमें जो है उसका डाटा 940 कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगर 940 बाई चांस आपके ऑप्शंस में नहीं है, 943 है, तो 943 को भी आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, 942 नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए 942 943 दे देता है, 940 भी दे देता है, तो 940 ही सही होगा। अगर 940 ना रहे, 43 रहे, तो इसको आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पूछा है। तो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, एफसीआई, वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता। ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा किया जाता है। 1965 में स्थापित एफसीआई खाद्यान्नों व अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी, भंडारण व जो है संग्रहण, स्थानांतरण, वितरण तथा बिक्री का काम करता है। ये वाणिज्यिक संस्थाओं का वित्तीय सहायता ये नहीं है। ठीक है, इसका जो है युग्म सही नहीं है। ये क्या है? ये मुख्य रूप से जो है खाद्य निगम है, भारतीय खाद्य निगम है, जिसकी स्थापना 1965 में एफसीआई की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2014-15 बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया है, तो कितना आवंटित किया गया था? तो ये आवंटित किया गया था 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, 2015 बजट 2014-15 के बजट में जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। और आप लोग लेटेस्ट अपडेट भी इसके बारे में आप लोग ले लीजिएगा, जो 2014-15 के बाद का बजट है उसमें भी आप लोग इस नए डाटा को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहरहाल ये पुराना डाटा है। तो यहाँ पे उस समय जो है 2014-15 में 1000 करोड़ रुपए का योजना जो है आवंटित किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है। भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उपभोक्ता या परिवारों के एक सहजातीय समूह के उपभोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर जीवन निर्वाह की लागत को जो है ये प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीआई। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कृषि वित्त के क्षेत्र में आप लोग जानते होंगे नाबार्ड है। ठीक है, PARD, नाबार्ड। ठीक है, ये जो है कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, यह ग्रामीण ऋण ढांचे में जो है एक शीर्ष संस्था के रूप में माने जाते हैं। राज्य भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो है पुनर्वित सुविधाएं ये जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर क्या होता है? बीच अंतर क्या होगा? तो ये अंतर होगा आपका ह्रास और निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे NNP। ठीक है, FC इक्वल टू जो है हो जाता है आपका GDP MP प्लस जो है विदेशों से प्राप्त आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान हो जाएगा माइनस मूल्य ह्रास हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो अंतर होगा, ये जो है बीच अंतर होगा वो ह्रास और निबल के अप्रत्यक्ष कर के मध्य इसका अंतर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सरकार ने आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए जो है ढांचागत सुधारों और आर्थिक स्थिरीकरण को अपनाते हुए जो है जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण, राजकोषीय संशोधन और भुगतान संतुलन की स्थिति में जो है सुधार के लिए यह नीति की घोषणा की गई थी। कब? 1991 में। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत पर लगाने का सुझाव दिया? तो ये कौन सी समिति थी? तो ये समिति थी जो है राज्य समिति, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कृषि संपत्ति और आय पर कर लगाने के लिए जो है 24 फरवरी 1972 को राज्य समिति का गठन किया गया था। और केलकर समिति जो थी, ये केलकर समिति जो है करारोपण से ही संबंधित थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, करारोपण से ये संबंधित थी। और आबिद हुसैन समिति जो थी ये छोटे पैमाने के उद्योगों तथा राज्य समिति कृषि जोतकर से ये संबंधित था, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। और इसमें जो है कृषि जोत पर लगाने का जो सुझाव दिया था राज्यों द्वारा वो राज्य समिति थी, और इसकी गठन जो है 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य खाद्यान्न है। तो भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, चावल, ठीक है। खाद्यान्नों में चावल सबसे प्रमुख अनाज फसल है, और गेहूं इसकी दूसरी मानी जाती है। द्वितीय फसल का अगर पूछे तो गेहूं कर दिए, पहले पर प्रथम पर जो है चावल है आपका। अगला क्वेश्चन है, निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संपूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित है, ठीक है। 15 अगस्त 2003 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था, स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों को पुरस्कृत करके जो है उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है संपूर्ण स्वच्छता अभियान से जो है संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये बिल्कुल सही है। कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, ये भी सही हो जाएगा। औद्योगिक प्रगति की मंदी के कारण जो है ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2, 3, 4। भारत को अल्प विकसित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, ठीक है, और औद्योगिक प्रगति जो है मंद होने के कारण जो है वो अल्प विकसित देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नियोजन की आवश्यकता के कारण ये कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया? समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग जो है किस योजना में किया गया? तो ये एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। व्यापक तथा समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग जो है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर के जो है 2012 तक थी, ठीक है, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना, इसी में जो है ये किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से लेकर के जो है 97 तक थी, ठीक है, 97 तक थी। मानव संसाधन विकास से ये संबंधित था, ठीक है। तो और 7वीं जो था ये 1997 से लेकर 2000 तक था। इसमें सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार की रणनीति को अपनाया गया था, ठीक है। तो बहरहाल ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से लेकर के 2012 तक, ये समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग इसमें किया गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है, तो किससे संबंधित है? तो ये राजकृष्ण से, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर की व्याख्या राजकृष्ण ने की थी,
उन्होंने बताया कि जो 1991 में उदारीकरण से पूर्व भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर जो है निम्न है, जो कि 1950 से लेकर के 1980 तक लगभग जो है 3.5% रही, जबकि प्रति व्यक्ति आय औसत में जो है वृद्धि 1.3% थी। ठीक है, इसलिए जो है हिंदू वृद्धि दर उसकी संज्ञा दिया था राजकृष्ण ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं, किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011-12 का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि तथा संबंध के क्षेत्र में, ठीक है, 48.9% लोग जो है इससे जुड़े हुए थे। और द्वितीय क्षेत्र में देखा जाए तो ये उद्योग से संबंधित था, इसमें जो है 24% लोग पाए गए। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं से था तो इसमें जो है 26% लोग 26.8% लोग जो है इसमें पाए गए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है कार्य करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ये कृषि से संबंधित है और छोटे मोटे कृषि किसानों से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे कल कारखाने आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आपका क्या हो जाता है, सेवाएं, जैसे छोटे मोटे सेवाएं के रूप में डाकघर वगैरह के क्षेत्र में आ जाता है, तो यह 26% इसमें है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। SIDBI का मुख्यालय कहाँ पे है? SIDBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है ये। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1990 में किया गया था। सिडबी इसको शॉर्ट में कहते हैं, सिडबी। ठीक है, सिडबी छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय एक संस्था है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो को कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।